हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे अपनी क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आर सराउंडिंग। तो हम आज कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये टर्म्स हमने जब सॉलिड लिक्विड गैसेस के डिफरेंसेस किए थे तब किए थे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में इनको कर लेते हैं। काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन आ रही है, कुछ मैसेज भी मैंने रिसीव किए थे, तो देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है रिजिडिटी। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, अनबैंडिंग कैपेबिलिटी, है ना। अनबैंडिंग कैपेबिलिटी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो बैंड ना हो, ईजिली बैंड ना हो, तो वो ऑब्जेक्ट क्या बोला जाएगा, रिजिड बोला जाएगा। और यही लिखा हुआ है कि अगर हम किसी सब्सटेंस के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और वो अपनी शेप चेंज करने को रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट करना मतलब रोकना, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई करने पे अगर वो अपनी शेप को चेंज नहीं होने देता है तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, रिजिड कहलाएगा। तो हमने पढ़ा था कि सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, लिक्विड और गैसेस रिजिड नहीं होते। अब इनका रीज़न क्या है, तो हमने देखा कि ये हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस का एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ ब्लॉक डायग्राम में दिया हुआ है कि सॉलिड में पार्टिकल क्या होते हैं, पास होते हैं, इनके बीच का जो स्पेस होता है वो कम होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर पार्टिकल के बीच का स्पेस कम है तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सॉलिड में स्पेस कम है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, और अगर पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उनको बैंड करना उतना ही मुश्किल होता है। और गैसेस में हम क्या देख रहे हैं कि स्पेस बहुत ज़्यादा है, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा है, और अगर पार्टिकल्स के बीच का स्पेस ज़्यादा है तो इनके बीच का फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। और अगर इनके बीच का फोर्स कम होगा तो ये रिजिड नहीं होंगे, इनकी शेप को आप जैसे चाहें वैसे आप चेंज कर सकते हैं, इनको ईजिली आप बैंड कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही था कि सॉलिड्स आर हाईली रिजिड एंड लिक्विड एंड गैसेस आर नॉट रिजिड। रीज़न यही है कि अगर फोर्स ज़्यादा है पार्टिकल्स के बीच में तो आप उसको ईजिली बैंड नहीं कर सकते, है ना। कि मान लो ये हमारे पास कोई पर्सन है, ठीक है, ये हमारे पास कोई पर्सन हो गया, अगर आप इसके हाथ को बैंड करना चाहते हैं और इसने हाथ पे अगर फोर्स ज़्यादा लगाया हुआ है तो आप इसके हाथ को ईजिली बैंड नहीं कर सकते। और अगर इसने हाथ पे फोर्स नहीं लगाया हुआ तो आप इसके हाथ को ईजिली बैंड कर सकते हैं, ठीक है, इधर उधर अप डाउन कुछ इस तरह से। सेम यहाँ पे होता है कि अगर पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो आप सब्सटेंस को ईजिली बैंड नहीं कर सकते। अगला हमारे पास टर्म है कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी सब्सटेंस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं और अगर उसकी शेप चेंज हो जाए, ठीक है, मतलब उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, कंप्रेसिबल कहलाएगा, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि अगर हम किसी सब्सटेंस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करने पे अगर उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाए तो उसे क्या बोला जाएगा, कंप्रेसिबल बोला जाएगा। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, ठीक है। वॉल्यूम डिक्रीज होना मतलब उसका साइज़ डिक्रीज होना, ठीक है। अब गैसेस के अंदर कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और सॉलिड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होती है। देखो, साइज़ डिक्रीज़ करने का मतलब क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको पास लेके आना, ठीक है। साइज़ डिक्रीज़ करने का मतलब है कि प्रेशर अप्लाई करके उनके पार्टिकल को पास पास लेके आना। अब सॉलिड में अगर आप मान लो इधर से ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरह से अगर आप प्रेशर अप्लाइड करते हैं, ठीक है, अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसके पार्टिकल कितना पास आएंगे, इसके पार्टिकल ऑलरेडी क्या हैं, बहुत पास हैं, ठीक है। तो आप इसका साइज़ और कम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप गैसेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, मान लो आप इस बॉक्स के ऊपर चारों साइड से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इनके पार्टिकल के बीच में स्पेस है, ये स्पेस धीरे 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 क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा और पार्टिकल पास आते जाएंगे। और जैसे जैसे पार्टिकल पास आएंगे सब्सटेंस का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। तो अगर इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा है तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर इंटर पार्टिकल स्पेस कम है तो आप उसको ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। इसी वजह से गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है और सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी कम होती है। अच्छा, अगला टॉपिक है हमारे पास फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी हमने पढ़ा था बहना, किसी चीज़ का बहना, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमने बोला भी था कि पानी बहता है और हवा बहती है, ये हम लोगों ने सुना भी हुआ है, काफ़ी हिंदी में पढ़ा भी होगा, है ना, कि रिवर फ्लोज एंड विंड ब्लोज, इस तरह से। तो फ्लूइडिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का बहना। अब गैसेस और लिक्विड तो बहेंगे, है ना, हवा क्या है, गैस है, हवा बहती है, पानी क्या है, लिक्विड है, बहता है, लेकिन सॉलिड फ्लूइड
नहीं होता, कि सॉलिड फ्लो नहीं करता। अगर कोई मतलब आपके पास सॉलिड का ईंटों का ढेर लगा हुआ है तो वो नहीं बहेगा, ठीक है। पानी बहता है और हवा भी बहती है। अब इस बहने का, इस फ्लो करने का रीज़न क्या होता है? फ्लो करने का रीज़न ये होता है कि अगर पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा है और उनके बीच का फोर्स कम है तो वो ईजिली फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ इसका, तो आप एक थोड़ा सोच के देखिए, जैसे बच्चे कहते हैं ना चेन चेन खेलते हैं, ठीक है, हाथ पकड़ते जाते हैं इस तरह से। तो अगर मान लो यहाँ पे कुछ पर्सन इस तरह से खड़े हैं, ठीक है, कुछ पर्सन यहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे और इन्होंने चैन बनाई हुई है, इस तरह से आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, चैन बनाई हुई है, ठीक है। तो अगर ये फ्रीली मूव करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो इनको अपना हाथ छोड़ना पड़ेगा। और अगर इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है तो ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ईजिली फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है। और ये हाथ पकड़ने का मतलब क्या है कि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। हाथ पकड़ने का मतलब क्या है? इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हाथ पकड़ा हुआ है, मजबूती से पकड़ा हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। अगर हाथ नहीं पकड़ा हुआ, या फिर ये कह सकते हैं हाथ मजबूती से नहीं पकड़ा हुआ, तो कोई बंदा उसको आराम से हाथ छुड़वा के भाग सकता है ना, फ्रीली मूव कर सकता है। तो यही कंसेप्ट आता है फ्लूइडिटी के अंदर, कि अगर पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और स्पेस ज़्यादा है तो पार्टिकल ईजिली फ्लो कर सकते हैं। और अगर पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, स्पेस कम है, तो पार्टिकल ईजिली फ्लो नहीं कर सकते। इसी वजह से गैस सबसे ज़्यादा फ्लो करती है, लिक्विड गैस से कम फ्लो करता है, और सॉलिड में तो ऑफ कोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो ये फ्लो नहीं करता, ठीक है। इसी वजह से गैसेज एंड लिक्विड एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस एंड वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला जो टॉपिक हमारे पास आता है डेंसिटी, और हिंदी में इसको कहा जाता है घनत्व। आप लोगों ने शायद अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा भी होगा। तो डेंसिटी क्या होता है? द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब होता है कि वन यूनिट वॉल्यूम के अंदर, वन यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा? उस सब्सटेंस की डेंसिटी कहलाएगा। और वॉल्यूम आप लोगों ने सुना होगा, है ना, जैसे क्यूबॉइड का सुना होगा ना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, है ना, ये पढ़ा होगा ना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये किसका होता है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। तो ये मैंने मान लिया कि ये सारे सॉलिड लिक्विड गैस इस बॉक्स के अंदर हैं, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट मैंने कितनी मान ली? 1 है, ठीक है। लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या मान लिया मैंने? 1। तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया? 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना आ गया मेरे पास? 1 यूनिट वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने सॉलिड के पार्टिकल देखे, इसके अंदर लिक्विड के पार्टिकल, इसके अंदर गैस के पार्टिकल। सपोज इसके अंदर है आइस, ठीक है, इसके अंदर है वाटर, और इसके अंदर है स्टीम। स्टीम मतलब पता है ना क्या होता है? भाप, ठीक है। तो इसके अंदर आइस के पार्टिकल हैं, और मैं क्या देख पा रहा हूँ कि आइस के पार्टिकल क्या हैं? बहुत ज़्यादा पास है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? वाटर के पार्टिकल हैं, और इसके अंदर स्टीम के पार्टिकल हैं। तो क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल ज़्यादा हैं तो उनका मास भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसके अंदर पार्टिकल क्या है? कम है, ठीक है, सॉलिड से कम है, ठीक है। तो इसका मास सॉलिड से कम मिलेगा, लेकिन गैस से क्या मिलेगा? ज़्यादा। और गैस में तो पार्टिकल बहुत कम है, तो इसका मतलब इसका मास सबसे कम मिलेगा, ठीक है। तो अगर मास ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा है, और अगर मास कम है तो डेंसिटी क्या है? कम, ठीक है। तो मतलब 1 मीटर क्यूब के अंदर, 1 मीटर क्यूब स्पेस के अंदर अगर आप कोई भी सब्सटेंस रख रहे हैं, बिल्कुल फिल कर रहे हैं, और अगर उनका मास ज़्यादा आ रहा है तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, अगर उनका मास कम है तो उनकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से ज़्यादा है, और वाटर की डेंसिटी क्या होती है? स्टीम से ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, इसका क्वेश्चन भी हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग डेंसिटी, ठीक है। एयर, एग्जॉस्ट ऑफ चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन, ठीक है। हमें क्या करना है? इन सबको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी में अरेंज करना है। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है? एयर की होती है। और हमने अभी पढ़ा था कि गैस में पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। गैस में पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और बहुत कम पार्टिकल होते हैं, ठीक है। इस वजह से उनका मास भी क्या होता है? कम होता है, तो उनकी डेंसिटी भी क्या होगी? कम होगी। लेकिन बात आती कि एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, जो चिमनी का धुआं होता है वो भी तो गैस होता है। तो एयर और इस एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी में क्या फ़र्क होगा?
तो जो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी होता है, ठीक है, जो चिमनी में से धुआं निकलता है, उस धुएं में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो उन डस्ट पार्टिकल की वजह से उनका जो मास होता है वो एयर से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर उनका मास एयर से ज़्यादा है तो उनकी डेंसिटी भी क्या होगी, एयर से ज़्यादा मिलेगी। इस वजह से एयर की डेंसिटी मैंने कम लिखी और एग्जॉस्ट की जो डेंसिटी है वो मैंने क्या लिखी, ज़्यादा। उसके बाद बात आती कॉटन की। तो कॉटन क्या है, सॉलिड है, ठीक है, कॉटन क्या है, सॉलिड है। तो ऑफकोर्स कॉटन का जो मास है वो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी से, मतलब जो चिमनी का धुआं है उससे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इस वजह से कॉटन की डेंसिटी भी क्या है, इस चिमनी वाले धुएं से ज़्यादा है। अगली बात आती है वाटर की, ठीक है। अब बात आती है कि सर आपने तो बोला था कि सॉलिड का जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, लेकिन यहाँ तो वाटर क्या है, लिक्विड है, और कॉटन क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो कॉटन के अंदर क्या होता है, पोर्स होते हैं, है ना, स्पंज वाला एग्जांपल आप लोगों को याद होगा। तो कॉटन में भी सेम कंसेप्ट है कि कॉटन में क्या होता है, पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा छेद होते हैं, ठीक है। और उनके अंदर क्या होती है, एयर होती है, ठीक है। तो एयर प्रेजेंट होने की वजह से कॉटन का मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कॉटन का मास कम हो जाता है, और वाटर का मास क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से वाटर की डेंसिटी क्या है, कॉटन से ज़्यादा है। और शहद आप लोगों ने देखा होगा कि शहद तो क्या होता है, पानी से थोड़ा सा भारी होता है ना, इस वजह से हनी, ठीक है, जो शहद होता है इसकी डेंसिटी भी क्या है, वाटर से ज़्यादा है। और चौक और आयरन तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि चौक और आयरन को अगर आप कंपेयर करें तो लोहे का तो मास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो लोहे की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और चौक की डेंसिटी क्या है, कम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है आपका आज का होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी बुक का है हमारी, और ये इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं। ए गैस फिल कम्प्लीटली द वेजल इन विच इट इज़ केप्ट, ए गैस exert प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड, और ए डी पार्ट है इसका। इन सब के हमें क्या करने हैं, रीज़न लिखने हैं, ठीक है। तो ये लोग आप खुद से करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आप इसको समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या बोला गया है, ए गैस फिल कम्प्लीटली द वेजल इन विच इट इज़ केप्ट, ठीक है। कि हमने बोला कि ये हमारे पास क्या है, एक वेजल है, ठीक है, और ऊपर हमने इसकी कैप को इस तरह से बंद कर दिया। तो इसके अंदर जो भी गैस होगी, इसके अंदर जो भी गैस होगी, ठीक है, वो क्या करेगी, इस कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर देगी, इस कंटेनर को कुछ इस तरह से कम्प्लीटली फिल कर देगी। ऐसा क्यों, हमें इसका रीज़न बताना है। तो होता क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ठीक है, कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, लगातार एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा किस में होती थी, गैसेस के अंदर। कारण कि गैसेस के पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा स्पीड से क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो जैसे ही आप किसी कंटेनर के अंदर गैस को फिल करेंगे, वो पूरे कंटेनर के अंदर क्या हो जाएगा, भर जाएगा, ठीक है, पूरे कंटेनर में फैल जाएगा। पानी तो क्या होता है, आप पानी को थोड़ा डालोगे तो इतना बैठ जाएगा ना, और सॉलिड भी डालोगे तो थोड़ा क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। लेकिन गैस क्या होती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा घुमक्खड़ होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, तो वो क्या करेंगे, पूरे जार को फिल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ए गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है, कि जो गैस है इस कंटेनर के वॉल्स पे क्या करेगी, प्रेशर अप्लाई करेगी, प्रेशर अप्लाई करेगी, ठीक है। तो ये होता क्यों है कि हमने क्या बोला, पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मूव कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, इस जार के साथ या इस कंटेनर के वॉल के साथ क्या करेंगे, टकराएंगे, ठीक है। और टकराने की वजह से क्या करते हैं ये लोग, इन वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्ट क्या है, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड, कि एक लकड़ी की जो टेबल होती है हम उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। तो सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी कि हम सॉलिड को सॉलिड क्यों बोलते हैं। कारण क्या है कि सॉलिड का मास फिक्स होता है, उसकी शेप भी फिक्स होती है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। अगर ये स्पेशली दो प्रॉपर्टी मेंशन करना चाहूँगा, शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। ए सॉलिड इज ए सब्सटेंस विच हैज़ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड की जो शेप होती है वो लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, ठीक है, और गैस की शेप भी फिक्स नहीं होती। अगर आप किसी को आइडेंटिफाई करना चाहें कि ये सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, तो सीधी सी बात है, आप सबसे पहले क्या देखते हैं, उसकी शेप देखते हैं ना, फिक्स है या नहीं है, ठीक है। तो लकड़ी की जो शेप होती है या टेबल की अगर बात करें तो उसकी शेप फिक्स होती है, उसका वॉल्यूम भी क्या होता है,
फिक्स होता है। तो इस वजह से हम इस वुडन टेबल को क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। उसके बाद लास्ट है, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रो ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। तो इसने ये बोला है कि हवा के अंदर हम अपने आप को अपने हाथ को, ठीक है, इजीली मूव करा सकते हैं, है ना, एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, खुद भी चल रहे हैं, हवा के अंदर ही चल रहे हैं। लेकिन अगर हमें अपने हाथ को मैं किसी लकड़ी के ब्लॉक के अंदर मूव कराना चाहूँ तो मुझे किसी कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों? कि होता क्या है कि अगर मैं पार्टिकल के बीच में मूव करना चाहता हूँ तो मुझे वहाँ पे स्पेस बनाना पड़ेगा, है ना। कि अगर मैं भीड़ में, या मान लो मैं किसी भीड़ में घुस जाता हूँ, ठीक है, और अगर भीड़ में घुस रहा हूँ और मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मुझे लोगों के बीच में जगह बनानी पड़ेगी। अगर मैं उन लोगों के बीच में जगह बना सकता हूँ तो मैं आगे मूव कर लूँगा, और अगर उन लोगों के बीच में जगह नहीं बना पाया तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, ठीक है। तो सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल पास होते हैं और उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो हमारा हाथ उनके बीच में जगह नहीं बना पाता। लेकिन एयर में क्या होता है, पार्टिकल एक तो पहले ही दूर होते हैं और उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, कम होता है, तो हम ईजिली उनके बीच में जगह बना पाते हैं, अपने हाथ को मूव करा देते हैं, ठीक है। तो आप इन चारों क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। नेट पे सर्च कर सकते हैं, नेट की हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेट की, ठीक है। और ये सारे के सारे टॉपिक, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, ये सारे टॉपिक आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।